हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, यानी चैप्टर फर्स्ट ऑफ द क्लास 11th बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी जीव विज्ञान कक्षा 11 की पहली जो चैप्टर है वो आपका द लिविंग वर्ल्ड है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से कैसे डिफर करता है, यानी एक सजीव वस्तु निर्जीव से कैसे भिन्न है। ओके, यदि एक एग्जांपल को मैं आपको समझाऊं एक एग्जांपल से, तो कैसे एक डॉग है और दूसरा डॉग है। एक डॉग जो चल फिर रहा है और दूसरा डॉग जो 5 दिन से ऐसे ही सोया हुआ है, मतलब वो डेड हो चुका है। दैट डॉग इज डेड, वो डॉग मर चुका है, वो कुत्ता मर चुका है। और दूसरी जगह दूसरे कुत्ते हैं वो जीवित हैं। दोनों के दोनों डॉग हैं, अंतर क्या रह गया दोनों में? एक जीवित है, एक मरा हुआ है। एक सजीव है, एक निर्जीव है। वन इज लिविंग, वन इज डेड। तो हमें यही जानना है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक डेड ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफर करता है। देखते हैं आज के जो ये क्लास है, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं सेल्फ रोशन प्रसाद और आप ये वीडियो देख रहे हैं इंडिया एजुकेशन हब पे। ओके, लेट्स बिगिन द क्लास। व्हाट इज लिविंग? तो लिविंग में सबसे पहला जो यहाँ पे आपके पास टर्म आ जा रही है, दैट इज ग्रोथ। दैट इज क्या है? वो है ग्रोथ। ओके, तो हम देखते हैं ये जो ग्रोथ है ये असल में दो तरह की होती है। एक हो गया आपका इंट्रिंजिक ग्रोथ, ओके, और दूसरा क्या हो जाता है? एक्सट्रिंजिक, यानी कि ग्रोथ भी दो तरह की होती है। आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी व्हाट इज लिविंग में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। सेल में डिविजन्स होती हैं। तो यहां पे हम लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे कि सेल डिवाइड। कोशिका क्या करती है? डिवाइड, यानी विभाजित होती है। ठीक है, तो सेल्स डिवाइड। तो एक सेल से क्या बन रहे हैं? दूसरे नए नए सेल्स बन रहे हैं। फिर इससे क्या होगा? इससे भी आगे जाकर के नए नए सेल्स देखने को मिलेगा। दैट इज नोन एज सेल डिवीजन। ओके, तो एक सेल से आप गौर कीजिए, तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इससे ये एक सेल और इससे ये एक सेल, मतलब इससे ये पहला नंबर से पहला डैश और पहला डैश बना। ठीक है, तो यहां पे आपको दो सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। सॉरी, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे 1 डैश एंड 1 डैश। तो कहने का मतलब 1 से 1 डैश जो दो अलग अलग सेल बने हैं वो डॉटर सेल हैं। यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मदर सेल, और इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डॉटर सेल। ठीक है, और इस टाइप की जो सेल डिवीजन होगी इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहेंगे? बाइनरी डिवीजन या बाइनरी फिजन। फ्यूजन नहीं कहेंगे। फ्यूजन मीन्स फ्यूज होना, जुड़ना। फिजन मीन्स टूटना, ब्रेकिंग। तो यहां पे हम इसका नाम दे दिए बाइनरी फिजन। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई रिप्रोडक्शन होना चाहिए, नहीं तो जनरेशन धरती पे बढ़ना बंद हो जाएगा। सच्चाई है। द मेन मोटो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू रिप्रोड्यूस। ये हकीकत है, बायोलॉजिकली मैं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के रिप्रोडक्शन पे आ जाओ, नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द मेन मोटो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि नई जनरेशन आ सके, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। जीवन बनी रहे, जीवन का संतुलन बना रहे, जीवन का आधार बना रहे धरती पे। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, मैं यहां नोट डाल देता हूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। Reproduction is necessary for continuation of life on earth। धरती पे जीवन की जो संचालन है वो होती रहे, जीवन संचालित होती रहे, लाइफ बनी रहे, एक जनरेशन के बाद नई जनरेशन आती रहे।
ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म मरा, अपने मरने से पहले नए ऑर्गेनिज्म को उसने बर्थ दे दिया, फिर वो जब तक मरेगा तब उससे पहले वो बर्थ दे देगा, यानी एक जा रहा है तो एक आ भी रहा है, तो बैलेंस बना हुआ है नेचर में। तो रिप्रोडक्शन का मेन मोटो होता है कि भाई लाइफ धरती पे बनी रहे, और ऑर्गेनिज्म ही तो रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन ही मेन मोटो, मतलब ऑल ओवर वर्क नहीं होता उसका। मेन जो यदि बायोलॉजिकली कहें तो ऑर्गेनिज्म आता है तो रिप्रोडक्शन करता है, और खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसमें क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, नए जनरेशन पहले के मुकाबले ज्यादा एडवांस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस, सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, दैट ऑल कंबाइंस इनटू वन नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि ये मेटाबॉलिज्म क्या है, मैकेनिज्म है किसका, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो फॉर्मिंग रिएक्शन हो, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो, सेल के अंदर कुछ बन रहा हो, कुछ टूट रहा हो, कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस के जगह ही ना होंगे, रिएक्शंस के थ्रू ही ना होंगे। सेल के अंदर यदि एनर्जी भी बनेगी तो वहां भी रिएक्शन होगा। सेल के अंदर ग्लूकोज बनेगा, जैसे प्लांट के सेल में, वहां भी रिएक्शन होगा। यानी कहीं पे ग्लूकोज बन रहा है वहां रिएक्शन हो रहा है, कहीं पे ग्लूकोज टूट रहा है वहां भी रिएक्शन हो रहा है। ऑल ओवर बने या टूटे सेल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो रिएक्टिव फॉर्म में हो रहा है, रिएक्शंस के फॉर्म में हो रहा है, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब जब बन रहा है तो क्या कहेंगे, जब टूट रहा है तो क्या कहेंगे, when the reactions are of formation type, यानी कुछ बन रहा होता है, they are combinedly known as anaerobic reactions, और तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस। और जब जहां ग्लूकोज टूट रही है ना उसको हम कह देंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ओके, मेटाबॉलिज्म यानी एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आते हैं कॉन्शियसनेस। आपको कोई थप्पड़ मारे आप उसको छोड़ोगे नहीं, कॉन्शियसनेस। लेकिन लग रहा है कि कोई थप्पड़ मारने वाला है, टीचर आपको बुलाए और ऐसे हाथ उठाए ना तो आप खुद ब खुद झुक जाओगे। ये एडवांस लेवल की सेंसर है आपके अंदर, दिस इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होती है, तो मैं लिख देता हूं सेल्फ कॉन्शियसनेस इज यूनिक प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होती है, यूनिक प्रॉपर्टी। ह्यूमंस से अच्छा रहता है मैमल कहता है, लेकिन ह्यूमंस में होती है अच्छे खासे। वैसे डॉग को आप एक बार पीट दो और दोबारा ऐसे करोगे ना करके वो भागेगा आवाज करके, क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस है, बट उतना नहीं है जितना हमारे अंदर है। ओके, चलिए, तो ये हो गई कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग में अब ध्यान दीजिए कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ग्रोथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ है। क्यों, बाहर से मैं भी 10 कपड़ा पहन लूंगा तो मैं भी पहलवान बन जाऊंगा, लेकिन क्या हमारे अंदर ग्रोथ हुई, नहीं हुई। लेकिन मैं हर दिन अच्छा खासा खूब खाऊं फास्ट फूड खूब खाऊं और धीरे धीरे मोटा हो जाऊं, क्या ग्रोथ हुआ, हुआ, क्योंकि वो अंदर से ग्रोथ हुई है। तो जब इंटरनल ग्रोथ होती है तो उसे हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि पहाड़ के ऊपर भी धूल मिट्टी डाल दो, पहाड़ भी लंबे हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, क्या पहाड़ ग्रो कर गया, ग्रो तो किया बट एक्सटर्नली, दैट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब हो जाए कि भाई ग्रो कर गया पहाड़ तो भी लिविंग है, वो लिविंग नहीं है, क्योंकि उसे बाहर से ग्रो किया गया है, अंदर से अपने आप वो ग्रो हो। ठीक है, तो हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर में क्या आ जाएगा आपका, मेटाबॉलिज्म आ जाएगा डिफाइनिंग फीचर में, रिप्रोडक्शन आ जाएगा डिफाइनिंग फीचर में, कॉन्शियसनेस आ जाएगा, और ह्यूमंस के पास क्या, ये देखो यहाँ लाइन लिखी हुई थी, ह्यूमंस हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये सब डिफाइनिंग फीचर है। और क्या आएगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। ओके, लिख दे रहा हूं मैं डिफाइनिंग फीचर। चलिए, तो इतना हमने समझा, आगे देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितने भी अधिक ऑर्गेनिजम्स हो, जितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अलग अलग,
डॉग्स में भी बहुत वैरायटीज होती है, कैट्स में इतनी वैरायटीज है। अरे सिर्फ आप ये देख लो, आम के कितनी वैरायटीज आप खाते हो, हर साल आप 4-5 वैरायटी खा लेते हो, बहुत ज्यादा वैरायटी है, 1000 से ऊपर वैरायटी है आम की। तो नंबर एंड टाइप्स, एक तो नंबर ज्यादा होने चाहिए, मात्रा, जंगल में जाओ तो एक ही शेर होता है, नहीं, बहुत सारे शेर होते हैं, बहुत सारे हिरन होते हैं, और उनमें भी वैरायटीज होती है। तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। एट प्रेजेंट कितना डिस्कवर हो गया है, 1.7 टू 1.8 मिलियन डिस्कवर हो गया है। और इसमें से भी जानते हो 50% तो सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, 50% आर इंसेक्ट, इसमें से 50% तो सिर्फ इंसेक्ट्स ही हैं आपके। ओके, द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह थी, वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, रिच इन डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और इस रीजन को कहा भी जाता है मेगा डाइवर्सिटी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इन्वायरमेंट उतने अच्छे हैं कि वहां अधिक से अधिक प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं तो उन प्लांट को खाने वाले ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर ग्रो करेंगे तो उनको भी खाने वाले, ताकि प्लांट को ज्यादा नुकसान ना हो। यदि हिरन बढ़ जाएंगे तो जंगल खत्म हो जाएगी, तो हिरन को भी तो कोई खाने वाला होना चाहिए, तो शेर है। बट शेर ज्यादा होंगे तो पूरे हिरन को खत्म कर देगा, तो शेर और बस पौधे बचेंगे, हिरन गायब। तो संतुलन बनाए रखने के लिए नेचर क्या करती है, पौधा खूब होता है, लेकिन जैसे ही शेर तक पहुंचे तो शेर की संख्या घटने लगेगी। यानी प्रोड्यूसर, यहां मैं लिख देता हूं प्रोड्यूसर हमेशा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। आगे जाओगे तो हर्बीवोर्स ये थोड़े से ज्यादा होंगे, लेकिन जो टॉप ऑर्डर कंज्यूमर होगा, टॉप ऑर्डर कंज्यूमर, ये तो प्राइमरी, हर्बीवोर क्या है, ये तो प्राइमरी कंज्यूमर है और सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी है। टॉप ऑर्डर कंज्यूमर ये कम होंगे। यदि किसी जंगल में 1000 पेड़ है, 1000 ट्री है या फिर प्लांट है, ठीक है, तो वहां 10 क्या होंगे, डियर होंगे, ठीक है। तो वहां पे कितना लायन होगा, 1 लायन होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिया हूं कि ऐसे नंबर घटने लगती है। यदि 100 लायन हो जाए तो 100 लायन डियर को, भाई डियर ही गायब हो जाएंगे, वो एक दिन में पूरा डियर निपटा देगा। तो प्लांट को खाने वाले डियर नहीं है, प्लांट बहुत इनॉर्मसली ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा प्लांट ग्रो कर जाएंगे, और लायन तो प्लांट को खाएगा नहीं, फिर लायन भी मर जाएंगे, सिर्फ प्लांट ही ग्रो करेंगे। तो नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इनकी संख्या को नेचर कंट्रोल में रखती है। ओके, एग्जाम्पल में देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी मैंने डिस्कस किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह होती है वहां पे क्या है, मेगा डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो आपको ब्राजील देखने को मिल रहा है, कोलंबिया देखने को मिल रहा है, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मेगा डाइवर्सिटी। अपनी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट देख लो, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। आउट ऑफ टोटल डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म 1.25 आर एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन आर प्लांट। 1.25 मिलियन, यहां मिलियन छूटा हुआ है, आर यहां पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मिलियंस आर एनिमल एंड 0.5 मिलियन आर प्लांट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की स्टडी को ही हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। इसमें हम क्या क्या लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, इन सब की स्टडी करते हैं, यानी फाइलोजेनी, वी स्टडी द फाइलोजेनी। ओके, फाइलोजेनी क्या होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसका, भाई किसका रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ह्यूमंस कैसे रिलेटेड है, डंकी से, मंकी से, सॉरी नॉट डंकी, दैट इज मंकी। तो ह्यूमंस मंकी से कैसे रिलेटेड है, मंकी अपने एंसेस्टर से कैसे रिलेटेड है, तो बंदर से कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होकर के इंसान बना। तो ये तो फोटो आप देखोगे छोटे बंदर से इंसान बनते हुए। तो
तो इनके बीच में जो रिलेशन है ना, इवोल्यूशन के दौरान जो रिलेशन स्थापित हुई, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसी की स्टडी हम फाइलोजेनी कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहां देखें रिलेशनशिप्स है विजुअलाइज तीन चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। वैसे कैरेक्टराइजेशन भी होती है, तो मैं यहां लिख देता हूं स्टार डाल के कि भाई कैरेक्टराइजेशन भी होती है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कैरेक्टराइजेशन पे अच्छे से मैं बात करूंगा। ओके, चलते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है, सॉरी, नोमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग। नोमेन से ही पता चलता है कि ये क्या है, नोमेनक्लेचर यानी, तो इसमें क्या है, टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग यानी नामकरण करने का यह टेक्निक है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर, सिंपली नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिजम्स। जो जान पहचान का ऑर्गेनिज्म जिनको बारे में हमने स्टडी कर रखी है उसको अब नाम देना है, तो वो नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब ये साइंटिफिक नेमिंग क्या होती है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक नेमिंग। वैसे मेरे यहाँ आम को आम कहा जाता है, किसी और जगह पे आम कहा जाता है, लेकिन हमारे गांव में उसको कुछ और भी लोकल नेम से जाना जाता है। आपके यहाँ कुछ और नाम से, पंजाब में कुछ और नाम से, बंगाल में कुछ और नाम से, ठीक है, केरल में कुछ और नाम से, तमिलनाडु कुछ और नाम से, राजस्थान कुछ और नाम से, लेकिन उसको इंग्लिश में मैंगो कहेंगे, और मैंगो पूरे जगह एक ही मतलब सब लोग कहते हैं मैंगो मीन्स आम। मतलब मैं कहूंगा मुझे मैंगो दो तो सब लोग मुझे मैंगो ही देंगे, मैं कहूंगा आम दो तो तमिल वाले समझेंगे नहीं, कहेंगे आइला क्या बोल रहा, समझ रहे हो, तो वो समझेंगे नहीं, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो हमें जरूरत पड़ी कि भाई हमारे इंडिया में ना समझ जाएंगे इंग्लिश को, कोई ऐसी कंट्री जहां इंग्लिश ही नहीं बोली जाती है, फिर तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नेम की सिस्टम। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसमें हम ये बताएंगे आपको कैसे इसको डिसाइड करते हैं कि किसका साइंटिफिक नेम कैसे लिखाएगा, क्या है, और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, सब मैं आपको बताऊंगा। यहां देखिए, इस नेम हैज टू कंपोनेंट। अब बाइनोमियल में देखते हैं तो दो कंपोनेंट होती है, जेनेरिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंगो का क्या नाम दिया, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम है, यानी जीनस का नाम है, ठीक है, और इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, और ह्यूमन का देखिए होमोसेपियंस, तो होमो मींस, सॉरी, होमो कहां से आया, जेनेरिक नेम है ये, इट्स ओनली अ जेनेरिक नेम, और सेपियन इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, ये जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस। इनफैक्ट इनका नाम असल का क्या था, कार्ल वॉन लिन था, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने नाम को बदलकर साइंटिफिक नेमिंग के अनुसार क्या कर लिया, कैरोलस लिनियस कर दिया। क्या ग्रेट साइंटिस्ट थे। ओके, तो आज की लेक्चर यहीं पे एंड होती है। मैं आशा करता हूं कि ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई हो। यदि आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल काम की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। यदि आप ऐप पे देख रहे हैं तो इनसे स्क्रीनशॉट यदि अलाउ करती है आपकी ऐप, तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत फायदा देगा। नीट, नर्सिंग, मेडिकल यानी मेडिकल फील्ड, IIT JEE यानी इंजीनियरिंग फील्ड, इसके अलावा CHS, BHU एंट्रेंस, CU CET, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन आप इंडिया एजुकेशन हब पे कर सकते हैं। इसी की एक सब्सिडियरी ब्रांच है CU CET फाइटर, आप वहां भी अलग अलग चीजों की तैयारी कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।